पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों को भूतिया श्रापित फिल्मों के बारे में बता रहा हूं। आप सभी लोग तो ये जान ही गए होंगे कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी फिल्म्स है जो भूतिया है और श्रापित है। दोस्तों, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि श्रापित फिल्मों के होने के साथ साथ इस दुनिया में कुछ घर ऐसे भी हैं जो श्रापित हो सकते हैं। घर क्या, कुछ गली, मोहल्ले, यहां तक कि पूरा की पूरा एक गांव भी श्रापित हो सकता है। खैर, श्रापित गांव की आपको कहानी तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे बंगले की कहानी लेकर आया हूं जो बंगला श्रापित था। एक ऐसा घर जहां पर कई जमाने से एक चुड़ैल रहती थी। जी हां दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग शायद अच्छी नींद नहीं सो पाएंगे। शायद बहुत सारे लोगों के सपने में वही खतरनाक चुड़ैल आ सकती है जो कहानी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने के बाद जिस किसी ने भी इस कहानी पर गौर किया है उसके सपने में भी ये चुड़ैल जरूर आई है। और आज की ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजा था पार्थ ने, और ये कहानी पार्थ के दोस्त राहुल के घर पर बीती थी। आज इस कहानी से जुड़े हुए हर एक तथ्य आप लोगों को बताने वाला हूं, बने रहिए अंत तक। राहुल का परिवार बहुत ही छोटा, समृद्ध और खुशहाल परिवार था। दोस्तों, गुजरात के गांधीनगर में रहने वाला परिवार शायद इस चीज से अनजान था कि जिस घर में वो लोग रहते हैं वो घर की हिस्ट्री क्या है। आज से 4 साल पहले वो लोगों ने ये घर खरीदे थे। घर खरीदने से पहले कई पंडितों ने ये बताया था कि इस घर का वास्तु शास्त्र बिल्कुल भी ठीक नहीं, और इसी वजह से आपको ये घर लेने से पहले घर में एक बड़ी पूजा करवानी चाहिए, जिस वजह से इस घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन राहुल के पापा ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे, और इसी वजह से उन्होंने पंडित की उन बातों को टोटली इग्नोर कर दिया था। दोस्तों, घर में वास्तु शास्त्र की पूजा सही तरीके से नहीं करवाने के कारण घर में शिफ्ट होने के ठीक 1 महीने बाद से ही घर में कुछ अजीब तरह की गतिविधियां होना शुरू हो गई। जैसे कि रात के वक्त किसी की पायल की आवाज आती थी। जब कोई सो रहा होता था तो उसे ऐसा लगता था कि किसी ने झंझोड़ के उसे उठा दिया। जब कभी भी कोई लोग शांत बैठकर घर में रात के 12 बजे के आसपास मूवी देख रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि वही मूवी का सीन हमारे घर के ऊपरी हिस्से में भी बज रहा है, जबकि घर में तो सिर्फ एक ही टीवी थी। तो फिर कैसे वही आवाज, सेम टू सेम आवाज ऊपर की तरफ से भी आती थी। दोस्तों, ये घर बहुत बड़ा था, एक बंगले जैसा था। इतना बड़ा घर होने के कारण वो लोगों को ये लगता था कि शायद नीचे जो टीवी चल रही है तेज आवाज में चल रही है, और उसी का जो एको है, मतलब उसी की जो गूंज है वो घर में हो रही है, और इसी वजह से हमें सेम टू सेम आवाज ऊपर की तरफ से आ रही है। सभी लोग इन सभी चीजों को इग्नोर करते चले जाते थे। जब कभी भी सभी लोग सो रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि ऊपर वाले कमरे में कोई दौड़ कर जा रहा है। कभी कभी कोई हंस रहा है, कभी कोई बहुत जोर जोर से रो रहा है। उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिर ये होता क्यों। राहुल के पापा को जब कभी भी ये बात पता चलती थी तो वो ये सोचकर इग्नोर कर देते थे कि शायद कोई जानवर होगा, शायद कोई बंदर, बिल्ली या कुछ ऐसा पक्षी आ गया होगा जिसके वजह से ऊपर वाले कमरे से ऐसी आवाज आती। दरअसल ऊपर वाला कमरा एक खंडर जैसे वो लोगों ने बना के रखा था। खंडर जैसे मतलब कि वो लोगों का कमरा कुछ ऐसा जैसे आप लोगों के घर में भी होता होगा, बहुत सारे ऐसे कमरे जहां पर घर के पुराने सामान रखे रहते हैं, उस कमरे की साफ सफाई भी थोड़ी कम ही होती। दोस्तों, वो कमरा भी उन्हीं कमरों में से है। राहुल के घर वालों का यह मानना था कि ये कमरा बहुत दिनों से बंद है। जिस इंसान से वो लोगों ने ये घर खरीदे थे वो इंसान ने इस कमरे में ज्यादा आने जाने से मना किया। वो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा उसने क्यों कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि कमरा बहुत दिनों से बंद है, बहुत ज्यादा गंदा है, इसी वजह से वो लोग नहीं चाहते कि हम इस कमरे में जाएं, और वो लोग भी यही करते। दिनों दिन करते हुए ये आवाज और भी ज्यादा बढ़ती जा रही। जब कभी भी वो सोते थे ऐसा लगता था कि कोई जोर जोर से ऊपर वाले कमरे में रो रहा है। जब कभी भी वो कुछ कर रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि कोई जोर जोर से हंस रहा है। जब कभी भी वो मूवी देख रहे होते थे तो वही आवाज उन्हें ऊपर के कमरे से भी आती थी। अब थोड़ी चीजें अजीब लगना शुरू हो गई। एक दिन हद जब पार हो गई जब बहुत जोर से ऐसा फील हुआ कि ऊपर वाले कमरे में किसी ने किसी को बहुत जोर से उठा के पटका है। राहुल के पापा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई पहली बार। राहुल के पापा ने तुरंत ही घर के पास में रखी हुई एक लोहे की रॉड पकड़ी और ऊपर वाले कमरे की तरफ दौड़ गए। जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुलकर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस कमरे में जितने भी सामान रखे थे सब अस्त व्यस्त हो चुके थे। राहुल के पापा ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि कौन है, हिम्मत है तो बाहर आ।
हिम्मत है तो मेरा सामना कर, मैं तुझे बर्बाद करके रख दूंगा, मैं तुझे इतना मारूंगा कि तुझे तेरी सास ने भी इतना नहीं मारी होगी। ऐसा बोलते हुए वो धमाके से नीचे आ गए। हैरानी वाली बात यह है, ये सास वाली धमकी के बाद वो आवाजें आना पूरी तरह से बंद हो गई। लगभग 1 हफ्ते तक किसी भी तरह की आवाज नहीं है। थोड़ा सब कुछ नॉर्मल हो ही रहा था कि राहुल के पापा को मथुरा में कुछ काम से जाना पड़ा। जब राहुल के पापा घर से बाहर थे तो अचानक से राहुल की मम्मी जोर से नींद से उठ गई थी और चिल्लाने लगी थी। राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब अगले दिन राहुल ने अपनी मम्मी से सारी बातें पूछी तो उसकी मम्मी को कुछ भी याद नहीं था। सेम टू सेम सिलसिला दूसरे दिन भी हुआ, लेकिन इस दिन राहुल की मम्मी चिल्लाते हुए तो उठी और उठने के लगभग 30 सेकंड बाद तक वो एक अलग लैंग्वेज में बात कर रही थी, मराठी लैंग्वेज में। दरअसल राहुल का परिवार गुजराती परिवार था, इसी वजह से उन्हें मराठी लैंग्वेज नहीं आती थी। राहुल बहुत ज्यादा घबरा गया था। राहुल को ऐसा लग रहा था कि मेरी मम्मी जो गुजरात में ही पैदा हुई, यहीं पर पली बढ़ी और यहीं पर रही है, तो उसके बाद भी कैसे मेरी मम्मी को मराठी लैंग्वेज आने लगी है और इतनी फ्लुएंटली वो बोल रही है जितनी फ्लुएंटली वो गुजराती भी नहीं बोलती है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? राहुल बहुत ज्यादा घबरा गया था। राहुल दरअसल बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का था। अभी उसकी उम्र तकरीबन 17 साल हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे लगभग सारे मंत्र, हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय पूरी मुंह जबानी रटा हुआ था। राहुल ने अपनी मम्मी के सर पर हाथ फेरते हुए महामृत्युंजय का 5 बार जाप कर दिया। राहुल की मम्मी को थोड़ा सुकून मिला और राहुल की मम्मी इधर उधर अजीब तरीके से देखी और सो गई। राहुल थोड़ा सा घबरा गया। अगले दिन फिर से राहुल उठा। इस बार उसने अपनी मम्मी से पूछना फिजूल समझा, क्योंकि वो समझ चुका था कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। दोपहर में पापा आने वाले थे। राहुल ने सोचा कि मैं अपने पापा से डिस्कस करूंगा, शायद हम दोनों मिलके इस चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे। दोपहर में पापा आते हैं। राहुल अपने पापा से सारी बात डिस्कस करता है, लेकिन अफसोस राहुल के पापा ये कहते हैं कि शायद कोई बुरा सपना देखी होगी तुम्हारी मम्मी ने और इसीलिए इस बुरी तरह से चिल्ला रही थी, और जब तुमने अपनी मम्मी के सर पर हाथ फेरा तो वो असर उस मंत्र का नहीं था, बल्कि तुम्हारी मम्मी के दिमाग को सुकून मिला और उस वजह से उन्हें अच्छी नींद आ गई। लेकिन राहुल विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरे पापा किस तरह से मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। राहुल ने बार बार अपने पापा को यह बताया कि पापा मैंने मम्मी से बात डिस्कस की थी पिछले रात की, लेकिन मम्मी ये मानने को तैयार नहीं थी कि मैं उठकर चिल्ला के उठी थी। राहुल के पापा ने फिर से इग्नोर कर दिया और दूसरे कमरे में चले गए। अगले ही दिन की शाम को उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं। राहुल के पापा के कुछ दोस्त, सभी लोग हॉल में बैठकर ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। जब सोने के लिए जाते हैं तो ऊपर वाला कमरा मिलता है राहुल के पापा के दोनों फ्रेंड्स को। दरअसल ऊपर का जो स्टोर रूम था उसके बाजू में और भी अच्छे कमरे थे। भाई बंगला था, बड़ा घर था। सोने के लिए तो चले जाते हैं, सभी लोग सो रहे होते हैं तो सेम टू सेम वापस से वैसी ही गतिविधियां होने शुरू हो चुकी थी, क्योंकि घर का एक निडर इंसान जो राहुल के पापा थे वो कुछ दिन से घर से बाहर थे। और इसी वजह से कहा जाता है ना, जब आप बुरी शक्तियों से नहीं डरते हो तो वो शक्ति आपसे डरने लगती है। लेकिन अगर घर में कोई भी ऐसा इंसान कम हो जाता है जो बुरी शक्तियों से नहीं डरता है तो वो शक्तियां घर पर फिर से हावी हो जाती है। और ऐसा ही हुआ था राहुल के उस बंगले पर। वो शक्ति और भी ज्यादा हावी हो गई थी। जब सभी लोग सो रहे थे तो इस बार एक सफेद साड़ी वाली औरत राहुल के पापा के उस दोस्त को दिखी। राहुल के पापा का दोस्त उसे देखकर ये कहता है कि तुम कौन हो? तुम काम वाली बाई हो? लेकिन रात के वक्त तो काम वाली बाई इस घर में नहीं आती थी। दरअसल वो बहुत ज्यादा ड्रंक थे, इसीलिए उन्हें वो औरत काम वाली बाई दिखाई दे रही थी। दरअसल वो काम वाली बाई नहीं थी, वो कोई एक ऐसी शक्ति थी जिस शक्ति से उस घर के सभी लोग अनजान थे। उस औरत ने अंकल को यह बताया कि मैं काम वाली बाई नहीं हूं, मैं इस घर में पिछले 10 साल से रह रही हूं। तुम लोग कौन हो? निकल जाओ मेरे इस घर से। अगर नहीं निकले तो समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। राहुल के पापा के दोस्त को थोड़ा ये सब कुछ चीजें अजीब लगी। वो इग्नोर करके सो जाते। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई इनका रिश्तेदार होगा, कोई पागल होगा, कुछ होगा। दरअसल ड्रिंक की हालत में चीजें समझ में नहीं आती ना, ऐसे उनके साथ भी होगा। वो सो गए। सोने के बाद बार बार वही औरत उन्हें सपने में भी दिखाई दे रही थी। उनकी नींद अच्छे से हो नहीं पाई। जैसे अगले दिन वो उठते हैं तो राहुल के पापा से ये सारी बातें डिस्कस करते हुए कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सपना देखा था या रियल हुआ था। तो राहुल के पापा ये कहते हैं कि जरूर तुमने सपना ही देखा। आज राहुल के पापा के दोनों ही दोस्त को अपने घर के लिए वापस निकलना था और इसी वजह से राहुल के पापा के एक दोस्त डिस्कशन करके नहाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो नहाने के लिए ऊपर वाले कमरे का बाथरूम यूज करने के लिए अंदर जाते हैं और नहाना शुरू ही करते हैं तो उन्हें बाथरूम की आवाज में कोई ऐसा टक 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 ऐसा करते हुए सुनाई देता है। तो अंदर से वो अंकल आवाज लगाते हैं कि अरे राहुल बेटा मस्ती मत कर, मुझे जाने के लिए लेट हो रहा है,
तो मैं जल्दी से नहा के निकल जाऊं, वो बेहतर है, वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती है। वो सोचते हैं कि राहुल मस्ती करके भाग गया होगा, फिर से नहाना शुरू कर देते। वो आवाज फिर से उसी तरह से उसी रिदम में आती है, टक टक टक। अरे बेटा रुक जा, मुझे लेट हो रहा है, डिस्टर्ब मत कर, मुझे नहाने दे। मजाक की भी एक लिमिट होती है। बाहर से फिर से कोई रिप्लाई नहीं आता। अंकल के मन में अब थोड़ी सी दहशत आ जाती, क्योंकि पिछली रात उन्होंने एक बहुत ही बुरा सपना देखे थे या रियलिटी देखे थे, उन्हें याद नहीं था। जैसे वो फिर से नहाने में कंटिन्यू करते हैं तो वो आवाज फिर से आती है, लेकिन इस बार घबराहट के कारण तुरंत दरवाजा खोल देते हैं और क्या पाते हैं कि दरवाजे के बाहर तो कोई है ही नहीं। अब डर का असली कहर शुरू होता है। राहुल के पापा के वो दोस्त बिना कपड़ों को ही बाथरूम के बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाकर कपड़े पहनते तुरंत नीचे जाके अपने दोस्त से बताते हैं कि अभी अभी मैंने क्या फील किया हूं। वो सभी लोगों को ये बोल देते हैं कि पक्का इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ। लेकिन राहुल के पापा हमेशा की तरह ही अपने दोस्त की बात भी इग्नोर कर देते हैं। वो दोनों दोस्त निकल जाते हैं अपने घर के लिए। राहुल के पापा को फिर से अपने बिजनेस का कोई काम याद आता है और वो फिर से इस बार गांधीनगर से निकलकर अहमदाबाद चले जाते हैं। जब राहुल के पापा 2 दिन बाद अहमदाबाद से फिर से अपने गांधीनगर वाले बंगले में पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं कि अब राहुल की मम्मी की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। राहुल 2 दिन से अपनी मम्मी का ख्याल रख रहा था। राहुल के पापा के पहुंचते से ही राहुल ने अपने पापा से ये बताया कि पापा एक्चुअली मम्मी 2 दिन से ये कह रही है कि उन्हें कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती और वो बार बार उन्हें इस घर से चले जाने के लिए कहती है। इसी वजह से मम्मी रात में सो नहीं पा रही और इसी वजह से मम्मी की तबीयत खराब। जब कभी भी सोती है तो चीखते हुए उठ जाती है और मराठी में बात करने लगती। राहुल के पापा अभी भी इग्नोर करते चले गए। 2 दिन हालत बहुत ज्यादा वर्स्ट हुई, लेकिन पता नहीं तीसरे दिन से आवाजें फिर से बंद हो गई। वो सफेद साड़ी वाली औरत दिखना बंद हो गई और ना ही मराठी में कोई उसकी मम्मी बात कर रही थी। 2 दिन बाद राहुल के जिद करने पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि पास के एक हनुमान मंदिर में जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करके यहाँ से लौट जाएंगे। वो लोग बिल्कुल वही करते हैं। राहुल के पापा तैयार भी हो जाते क्योंकि घर में थोड़ी अजीब सी गतिविधियां हो रही थी। बच्चे के मन को शांत करने के लिए और अपनी पत्नी के मन को शांत करने के लिए वो लोग हनुमान मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते। जब कार से वो लोग पूजा अर्चना करके अपने घर के लिए लौट रहे होते हैं तो उसी वजह से राहुल भक्ति भाव में आकर अपनी कार में हनुमान चालीसा लगा देता है। जैसे हनुमान चालीसा बजना शुरू होती है तो उसकी मम्मी के चेहरे पूरे बिगड़ने लगते हैं। उसकी मम्मी ऐसा रिएक्ट करने लगती है कि जैसे कि मानो कोई चुड़ैल रो रही हो, उन्हें ऐसी आवाज आ रही है। वो अपने बेटे से बोलती है ये गाना बंद कर दे, मुझे ये नहीं सुनना है, अभी के अभी बंद कर, अभी बंद कर। राहुल उनकी बात नहीं समझता है। अचानक से वो अपनी सैंडल निकालकर सीधे म्यूजिक सिस्टम में जोर से दे मारती है। इस वजह से म्यूजिक सिस्टम थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है और उतनी ही देर में उसकी मम्मी पीछे वाली सीट से हाथ लंबा करके उसके पापा के हाथ में जो कार की स्टीयरिंग थी उसे खींच देती है और इसी वजह से उनके कार का डिसबैलेंस हो जाता है और वो सीधे एक पेड़ से टकराने वाली होती है कि अचानक से राहुल के पापा अपनी कार को हैंडल कर लेते हैं। जैसे वो हैंडल करते हैं तो उसकी माँ कान में हाथ रख के जोर जोर से रोने लगती है। घबरा कर राहुल तुरंत हनुमान चालीसा बंद कर देता। अब चीजें थोड़ी खराब हो गई। राहुल के पापा को समझ में आ गया था कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हनुमान चालीसा बंद करने के बाद उसकी मम्मी एक अजीब तरह की हंसी हंसने लगी। अब ऐसी सिचुएशन किसी की पत्नी के साथ हो तो वो इंसान तो समझ ही जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। राहुल के पापा तुरंत गाड़ी घुमा लेते हैं तांत्रिक के घर। तांत्रिक एक ऐसा आदमी तांत्रिक के घर के लिए गाड़ी घुमाता है जो कि भगवान पर भी विश्वास नहीं करता था। कहा जाता है ना कि घर पे जब कोई विपत्ति आती है तो हर तरह की चीजों पर विश्वास होने लगता है। तो राहुल के पापा को भी अचानक से ऐसे एक तांत्रिक पर विश्वास उठ गया था। जैसे वो लोग तांत्रिक के घर पर पहुंचते हैं तो तांत्रिक उनके घर पे एंटर होते से ये बता देता है कि तुम्हारे घर पर बुरी शक्ति और वही बुरी शक्ति तुम मेरे घर पर लेके आ रहे हो। राहुल के पापा बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो तांत्रिक उन्हें ये बता देता है तुरंत कि जिस घर में तुम रहते वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर अभी अभी तुमने खरीदा है। और यही हुआ था, वो लोगों ने वो घर अभी अभी खरीदा था। दरअसल उस घर की हिस्ट्री ये थी कि उस घर में एक मराठी औरत रहती, सिर्फ एक औरत। कोई भी उससे बात नहीं करता था। डिप्रेशन में आने की वजह से उस औरत ने सुसाइड कर ली थी। ना ही कोई सुसाइड लेटर मिला था, ना ही कोई रीजन पता चला था, बस उस औरत ने सुसाइड कर ली थी। कहा जाता है कि उसके पूरे परिवार की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। उसके बाद से वो औरत अकेली बची थी और उसने भी सुसाइड कर अपनी हत्या कर दी थी। उसके बाद से जो कोई भी उस घर में उस बंगले में रहने के लिए आया था वो 1-2 महीने ही टिक पाया था, भाग जाता था। कभी
घर पे बुरे सपने दिखाई देते थे उन्हें, या कभी कभी ऐसी कुछ बुरी हरकतें सुनाई देती थी, कभी कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, बिजनेस में बड़ा लॉस, नौकरी चले जाना, ऐसी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती थी। लेकिन ये पहली ऐसी फैमिली थी जिसके साथ इतनी बुरी चीजें नहीं हुई थी। शायद राहुल के इसी भक्ति भाव के कारण भगवान उनके साथ थे और ऐसी बुरी घटना उनके साथ नहीं हुई थी और वो लोग सेफ थे। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं, कुछ ऐसी घटनाएं होती है ना जिसका सॉल्यूशन निकालना, जिनको समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तांत्रिक ये प्रॉब्लम को समझ गया था, उन्होंने एक धागा बांधने के लिए दिया और ये प्रॉब्लम कुछ दिन तक ठीक रही। लेकिन ये सब सिचुएशन के बाद तांत्रिक की अचानक से मौत हो जाती है एग्जैक्ट 15 दिन के बाद। तांत्रिक की मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक बताया गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि तांत्रिक क्या सचमुच हार्ट अटैक से मरा होगा? मुझे नहीं लगता। मौत के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसका सॉल्यूशन निकालना, इसका जवाब ढूंढना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। साइंस भी कभी कभी जो तथ्य हमारे सामने रखता होगा मौत के, वो हमें नहीं पता कितने सच होते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद तो ज्यादातर नेचुरल मौत के रीजन यही होते हैं कि उसका हार्ट अटैक हो गया था, उसका ब्रेन क्लॉटिंग हो गई थी, ये वो हो गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सच्चाई इसके पीछे क्या होती है ये हमें नहीं पता। कुछ कुछ सच्चाई ऐसी होती है जिसके तथ्य साइंस भी नहीं हमारे सामने रख सकता। और शायद यही हुआ होगा उस तांत्रिक के साथ। शायद कोई शक्ति नहीं चाहती थी कि उसके रास्ते में कोई आए, और राहुल के फैमिली वालों के घर में रहने के लिए मदद कर रहा था वही तांत्रिक। आज इस कहानी को तकरीबन 4 साल बीत चुके हैं और राहुल लोगों ने वो घर, वो बंगला अपना छोड़ दिए हैं और किसी अच्छी जगह सेटल हो गए हैं और अब उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं आई। इस बार घर में सेटल होने से पहले वो लोगों ने वास्तु पूजा भी बहुत अच्छे से कराई। सब कुछ ठीक है। आज राहुल की उम्र करीबन 21 साल हो चुकी है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये बातें कितनी सच होती है, इन बातों में कितना ब्लडी सत्य होता है। क्या सचमुच कोई घर भी श्रापित हो सकता है? क्या सचमुच कोई ऐसा साया भी हो सकता है कि जो अपनी पकड़ एक घर में बना के रखे? खैर, मैं आप लोगों को बता दूं, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं, इस बिल्डिंग में भी एक ऐसा कमरा, एक ऐसा घर है। पिछले 4 साल में मैंने उस घर को एक बार भी खुलते हुए नहीं देखा। जब कभी भी उस कमरे के सामने से क्रॉस होता हूं तो मुझे बजरंगबली की एक फोटो वहां पर लगी हुई दिखती है कमरे के बाहर। वो ताला सड़ चुका है, आज तक उस घर को कोई देखने नहीं आया। मुंबई में ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है। मुंबई में यहाँ रहने को तो लोगों को सोने को कमरा नहीं मिलता है, लेकिन वो पूरा की पूरा फ्लैट 4 साल से बंद है। सोचने वाली बात है। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या आप लोगों ने भी कभी ऐसा कुछ सुना है तो। इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं। स्टोरी अच्छी रही तो मैं जरूर आपकी स्टोरी पूरी दुनिया को बताऊंगा आपका नाम लेकर। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो से आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली रात में 9 बजे इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसकी वजह से आपका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है और आपकी थोड़ी जानकारी भी बढ़ जाती है और डर भी लग जाता है। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं जब भी सबसे पहले आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगी। बहुत बहुत